कि ज़रा सा बात करते हैं, ये जो वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका था, वहाँ पे उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर हुई। मैं मलिया लोधी साहिबा बड़ी हमारी मतलब मारूफ वो एडिटर भी हैं और डिप्लोमेट भी, उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि इस मरतबा कश्मीर पे वज़ीर आज़म की तकरीर में सिर्फ 2 जुमले थे, जबकि सदर ट्रंप की तारीफ में 7। अच्छा, कश्मीर का तस्करा बकौल उनके इतना मुख्तसर अंदाज में कभी नहीं हुआ। हमेशा पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म जाते थे तो बड़ी जो एक कहते हैं अहम नुक्ता होता था वो कश्मीर हुआ करता था। क्या कहेंगे? ये वैसे उनको बहसियत मजमूई तो तकरीर में उन्होंने पॉइंट्स अपने कवर किए, लेकिन ये पाकिस्तानी जो हुक्मरान तबका है उसकी हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि वो अब डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त तारीफ़ करना तो जो है ना वैसे भी एक बहुत ही ख़राब बात है इंटरनेशनली, इसलिए कि जो कुछ फ़लस्तीन में इसराइल कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी से कर रहा है। तो अमेरिका की जो ये पूरी मुनाफ़िक़त है और उसमें उसका जो पूरा अमल है और इतनी जाने जा रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान ने दुनिया में अपने आप को मनवाया है। वैसे भी जो दुनिया में ताकत का तवाज़ुन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चलिए तो एक बात होगी, अब वो कश्मीर वाले मसले पे भी देखें, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी प्रॉब्लम है कि ये लोग जो हैं कश्मीर पर एक हद से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और इनके पता नहीं क्या इनके बैक ऑफ माइंड में ये बात होती है कि वो अभी भी उसी दुनिया में रहते हैं कि मशरक़ी पंजाब मगरबी पंजाब की सकाफ़त एक है, कल्चर एक है, लकीर तो बीच में आ गई। नवाज शरीफ भी फरमाया करते थे ना, कभी वाजपेयी के साथ बैठ कर कोई चीज़ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है इससे इनको निकल आना चाहिए। हिंदुस्तान ने अपने आप को जिस तरह से एक्सपोज किया है और पूरी दुनिया अब उसको जिस तरह से समझती है, अब ना मुज़ाकरात से कुछ होना है, ना ये आलू प्याज और स्टील की टमाटर की और स्टील की सियासत से कुछ होना है। अब तो ठीक तरीके से बात करनी होगी। मुज़ाकरात ज़रूर कीजिए, लेकिन मुज़ाकरात में सब्सटेंस होना चाहिए ना, यानी हक़ खुद इरादियत को एक तरफ रख के आप क्या करेंगे। तीसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से होना चाहिए था ना कि भाई वो आपकी सालिसी कहाँ गई, और वो आप पानी पे जो सालिसी कर रहे थे। फरमाया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात में जो है अपना मौक़िफ़ मजबूती से रखें। लेकिन एक और जो ख्याल है और बड़ा मजबूत है वही ख्याल कि 5 अगस्त 2019 को जो भी इक़दाम भारत ने किए उसके बाद अब आम सफारतकारी मुमकिन नहीं है। उन्होंने जो एक तरफा तौर पे कश्मीर को हज़म किया, यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। तो अब जब भी मुज़ाकरात होंगे तो 2 कार्ड उनकी जेब में होंगे ऑलरेडी, जो नए कार्ड हैं। उन्होंने एक नई सुर्ख लकीर को बल्कि 2-3 सुर्ख लकीरों को अबूर कर लिया। तो अगर आप अब मुज़ाकरात में बिला शर्त बैठते हैं, जो कि इमरान खान की पार्टी का मौक़िफ़ हुआ करता था उनकी हुकूमत का कि जब तक आप रोल बैक नहीं करेंगे, तो आपने भी ये कहा कि जी मुज़ाकरात कर लें, तो क्यों नहीं कर लें वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई जब तक इशू पर बात नहीं होगी तो बातचीत करने का फ़ायदा क्या है। आपके मुज़ाकरात तो पता नहीं कितने 25-30 हो चुके हैं ना पहले माजी में, इससे भी कहीं ज़्यादा हो चुके हैं, और हर दफ़ा उस दौर के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। बुनियादी बात यही है कि 5 अगस्त 2019 को भी हुकूमत ने वो किरदार अदा नहीं किया था जो उसे करना चाहिए था। और ये रोल बैक हुआ कैसे, देखें ये उस वक्त की बात है जब बाजवा साहब पूरी डॉक्ट्राइन पेश कर रहे थे अपनी कि हम लड़ नहीं सकते, हम जो है वो हमारे टैंकों में तेल नहीं होगा, हमारी गाड़ियां जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कहा था, कभी नहीं कहा। लेकिन अगर जिस वक्त वो ये कह रहे थे तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे उस वक्त, उनको जमहूरियत का सबसे बड़ा चैंपियन करार देते थे और अपोजिशन के खिलाफ बात करते थे। और जब ये इंडिया ने ये काम कर लिया था तो उसके बाद हमारी तरफ से एक्शंस क्या हुए, जो इंडिया ने अटैक किया और हमारे लोगों ने उनके जहाज़ को गिराया था और अभिनंदन को पकड़ा था, तो उस पर भी हमें जिस तरह से डिप्लोमेसी का मुजाहरा करना चाहिए था। सिर्फ डिप्लोमेसी ये नहीं होती कि आप दुनिया में अच्छा जेस्चर देते रहें और लोगों को, कैदियों को छोड़ छोड़ के भेजते रहें, आपको फर्म स्टेट लेना था। दरहकीकत कश्मीर पर जो हमारा 70 साल का स्टैंड था उस पर ज़र्ब लगाई थी इंडिया ने, उसने अपना हिस्सा उसको बना लिया, तो ये रिएक्शन हमारा क्या था, उस तरह का नहीं था। लेकिन अब जो आज के हालात, अब जो मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, अब तो देखें सिवाय इसके कि हक़ खुदरादियत और दूसरी बात यह है कि पानी, जब तक वो उससे पीछे नहीं हटता और 35A और 370 से वो अपने आप को पीछे नहीं करता, बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। और ट्रम्प और अमेरिका जैसे लोग तो हमेशा दगा देने वाले, धोखा देने वाले लोग हैं, इनकी बुनियाद पर तो आप कोई मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते। क्या आपको इस बात का, हम जैसे लोगों को तासुर लगता है कि जो हमारी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़हनी तौर पे कुछ कहते हैं ना शिकस्त खुर्दगी का शिकार नज़र आ रही हैं। वो कहते हैं जी भारत का साइज़ इतना बड़ा है और फला है, और जनाब आप बात तो करें पीपल्स पार्टी के लोगों से, नून लीग के, तो ठीक है बड़ा मौसर जवाब दिया मई के अंदर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो मैं क्रेडिट तो आर्म फोर्सेस को दूंगा। तो ये कहाँ तक तासुर जो है गलत या सही, आपको तो ज़्यादा उठना बैठना है।
नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में दो इश्यूज ऐसे हैं, कश्मीर और फ़लस्तीन। आप जमात इस्लामी की स्ट्रगल को माइनस करें तो बताएं ये लोग करते क्या हैं? ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना पीटीआई। सीधी बात यह है कि भारत से बात उस वक्त ही होगी जब वो 35A और 370 से दस्तबरदार हो। जब नहीं होगी तो फिर उसके बाद हमें वो सारे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जो डिप्लोमेटिक और उससे आगे बढ़कर इख्तियार किए जाने वाले हैं। देखें, कश्मीर मकबूजा है, उस पर जबरन वो काबिज है, और उसको छुड़ाने के लिए हमारी कोई भी एक्टिविटी वो नाजायज़ नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, और उनकी जो भी इंडिजिनस तहरीक है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इस मामले में आप समझते हैं कि कुछ पाकिस्तान ने अब कमजोरी का मुजाहरा कर रहा है? बहुत कमजोरी का मुजाहरा करता रहा है, लेकिन अब तो नहीं करना चाहिए। अब तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सब अहमियत दे रहे हैं, तो अब तो ये मौका है कि हम डटकर इस पर बात करें। हम क्या हासिल करना चाहते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा में 2 जुमलों से ज्यादा बड़ा हमारी तकरीर होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जब तक हमारी मईशत सही नहीं होगी तो कश्मीर नहीं मिलेगा, तो भाई ये तो सीधी सीधी बात है। जब पाकिस्तान बना था तो हमारी मईशत तो थी ही नहीं, और आपने 48 में जो भी कश्मीर आज़ाद करा लिया। कश्मीर का मसला, वैसे मैं आपको एक बार और बात बता दूं, डिप्लोमेटिक भी काम होना चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए, लेकिन जब भी हल होगा बज़ोर शमशीर ही होगा। ये बात आप तारीख का सबक है, लिख लीजिए। जब हल होगा बज़ोर शमशीर होगा। आधा भी वैसे हुआ था, पूरा भी वैसे ही होगा। चले, अच्छा अब हम आते हैं कि खैर एक अलग सवाल, बहस अलग हो जाएगी नो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान, लेकिन फिर इंशाल्लाह कभी और वक्त के लिए उठा के रखते हैं। कौमी सियासत पे आते हैं कि जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है? निज़ाम के साथ है, निज़ाम के ख़िलाफ़ है? क्या इसकी मतलब पॉलिटिक्स क्या कह रही? तब्दीली की कहाँ है, जेन्युइन तब्दीली की कहाँ है, कहाँ है आप? हम तो चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो वाली बात करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पार्टी ए को सपोर्ट करे तो ए बी के खिलाफ तो होती है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाती है, और वही इस्टेब्लिशमेंट उस बी पार्टी को सपोर्ट कर दे तो ए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाती है। तो मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद वाली कहानी है। इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ हो तो जिंदाबाद, और इस्टेब्लिशमेंट दूसरी पार्टी के साथ मेरे खिलाफ हो तो मुर्दाबाद। इसी ने पाकिस्तान को आज तक यहाँ पहुँचाया है। मैं ये समझता हूँ कि बात उसूली होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। पार्टियाँ हमारी कंप्रोमाइज़ हैं। अब इस वक्त मिसाल के तौर पर पीटीआई है, पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है। मैं सबको, वो जीते थे, उनको हरा दिया गया, उनकी पार्टी लीडर जो हैं वो जेल में मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा हमने उनके हक़ में बात की, लेकिन पूरी पार्टी तकरीबन कंप्रोमाइज़ है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कल जलसे में देख लेते आप, वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने अपने ही लीडर्स के खिलाफ एक्ट किया है कारकुनों ने, इससे पता चलता है कि पार्टी में एक आदमी के अलावा कोई है ही नहीं, किसी ये कोई एतबार ही नहीं है। तो जब पार्टियों में ये क्राइसिस हो तो जिम्मेदार कौन होता है? जो पार्टी का लीडर होता है वही जिम्मेदार होता है ना। आपने एक ऐसी पार्टी बनाई है जिसमें आपके बाद कोई दूसरा है ही नहीं जिस पर एतबार कर सके, जो पार्टी के मामलात को चला सके। फिर बात यह है कि आज एक मौक़िफ़ है, कल अगर सेटिंग बन गई तो क्या आपका मौक़िफ़ ये रहेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो हर पार्टी इस तरह से चलने की कोशिश करती है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। हम ये समझते हैं कि धांधली हुई थी 2024 में, 2018 में भी हुई थी, लेकिन 24 में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ है कि फॉर्म 47 वाले हुकूमत में आ गए हैं, लेकिन फॉर्म 45 वालों को भी जिस तरीके से काम करना चाहिए उन्होंने बहुत सारी चीज़, मसलन 26वीं तरमीम में हमारा मौक़िफ़ ये था कि इस पर जाना ही नहीं चाहिए और इसमें निगोशिएट ही नहीं करना चाहिए, इसको इन टोटो रिजेक्ट करना चाहिए। हमने रिजेक्ट किया था, लेकिन पीटीआई इंगेज हुई, उनकी जो भी तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इंगेज हुई, मौलाना को सबने मरकज़ बना लिया, और फिर निकल कर के आया, वो निकल कर आया कि आज अदालतें हमारी कंप्रोमाइज़। नहीं, तो इसमें आप लोग अपने आप को इस तरह से तनकीद बनती है कि जमात इस्लामी तो मुत्तहिदा महाज की सियासत से अलग है। आप लोग तो ना मशावरत में होते हैं, ना उठते बैठते हैं, साथ अगर होते तो देते हैं ना, कौम के सामने तो मौक़िफ़ आता है। नहीं, लेकिन अगर आप उन सियासी जमातों से आपने कभी बात करने की कोशिश होती है, लेकिन बातचीत तो हमने नहीं रोकी। हमारी तो तमाम इन जमातों से बातचीत होती है, लेकिन भाई देखें हमारे कुछ तजर्बात भी हैं। लेकिन आप इत्तेहाद में शामिल होते नहीं होंगे, उसकी वजह है हमने माजी में 40-50 साल यही इत्तेहादों की सियासत की है, और ये सारी की सारी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती हैं, और जमात इस्लामी अपना नुकसान भी उठाती है और बहुत पीछे भी खड़ी हो जाती है, और ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की सियासत पे काबिज हो जाते हैं। इल्जाम, अगर आप गुस्ताखी न समझिए, इल्जाम तो जमात इस्लामी पे भी रहा है कि आज ये बात हो ही जाए आमिर भाई, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है आप लोगों की भी बड़ी मोहब्बतें हुआ करती थी। दौलत साहब के दौर में, जो स्टार्ट विद दौलत साहब के दौर में बताइए, शामिल भी हुए थे हुकूमत में, 3-4 महीने के लिए हुए थे ना। अब सुन लीजिए मेरी बात, ऑल थ्रू सपोर्ट करते रहे। एस्टेब्लिशमेंट का काम शुरू हुआ 58 और उससे पहले से। उसमें सबसे बड़ी विक्टिम कौन सी पार्टी थी? अय्यूब खान साहब के दौर में। नहीं, अय्यूब खान भी डिक्टेटर थे ना। असल में हमारे लेफ्ट के कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि 2 डिक्टेटर्स में अगर कोई इस्लाम का नाम लेगा तो वो तो गलत होगा, और अगर जो इस्लाम का नाम नहीं लेगा वो बिल्कुल सही होगा।
तो हमें डिक्टेटर को डिक्टेटर ही समझना चाहिए, चाहे वो इस्लाम का नाम ले, आयात कुरानी पढ़े, या वो जो है वो कोई इस्लामी सोशलिज्म की बात करे या सोशलिज्म की बात करे या तरक्की की बात करे। डिक्टेटर तो डिक्टेटर होता है, उसको उसी तरह लेना चाहिए। ये आप लोगों की लर्निंग हुई है, मतलब लर्निंग तो ये तो कौम का सबक है। ज़िया-उल-हक के साथ ये हुआ था। इस बात को समझें कि कौमी इत्तेहाद था, वही इत्तेहादों की सियासत। कौमी इत्तेहाद ने कहा था कि हम इतने मुद्दत के लिए हुकूमत में शामिल हो जाते हैं कि जिसमें ज़िया-उल-हक साहब इलेक्शन करा दें 90 दिन में, जो वादा कर रहे हैं। जमात इस्लामी का फैसला नहीं था, कौमी इत्तेहाद का फैसला था, और इस फैसले में भी जमात इस्लामी में 2 राहें बहुत वाज़ेह तौर पर मौजूद थी। उसके बाद जब ये देखा कि उसने इलेक्शन ज़िया साहब ने नहीं करवाए तो जमात इस्लामी अलहदा हो गई। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी, ज़िया-उल-हक के ज़माने में इस्लामी जमीयत तलबा के लोगों पे कोड़े भी पड़े हैं भाई। हमने तहरीकें चलाई हैं, आप तो जानते हैं इस बात को, आप भी इस बात को समझते हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा कहाँ खड़ी हुई थी। सबसे ज़्यादा नुकसान कराची में जमात इस्लामी सबसे ताकतवर थी ना, तो ज़िया-उल-हक ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। डायकॉटमी ये थी कि कुछ मामलात पे अफगान जिहाद के ऊपर बड़ा आप लोग एस्टेब्लिशमेंट की क्लोजली चला करते थे। मैं कोई ख्वाजा आसिफ की तरह डिनाई नहीं करूंगा, है ना, बहुत करीब चला करते थे, इसलिए चलते थे। देखें अच्छा, उसका कुछ फुलझड़ियां जो थी हमारी जामियात में भी आती थी, कॉलेजेस में भी आता था, फुलझड़ियां आती थी ना, उसके बाद असलाह आता था, बोरियों में भर के असलाह आया करता था। हाँ, तो उसके बाद जो गोलियां चलती पूरी जमात इस्लामी की, यानी 1947 से लेकर जब तक तलबा यूनियन के इंतखाबात थे, इस्लामी जमीयत तलबा थी, NSF भी थी और पार्टियां भी थी। मुझे बता दें कुल कितने कत्ल हुए पूरे पाकिस्तान में जब से आपने पाबंदी लगाई, उसके बाद, और फिर आपने लिसानी तंजीमों को फ़रोग़ दिया, फिर आपने जो है वो इलाकाई और फिर क़वाराना तंजीमों को फ़रोग़ दिया, फिर पार्टियों ने वहाँ पर इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, तब झगड़े शुरू हुए। वो झगड़े छोटे मोटे तो तलबा में क्या, घर में भी होते हैं, लेकिन इस नोयत के झगड़े नहीं होते थे, बैठकर बातचीत होती थी ना, नजरियाती सियासत होती थी। बाद में तो ये सियासत आपने नजरियात से निकाल कर लड़ाई झगड़े की तरफ डाल दिया लोगों को। इसलिए दूसरी बात, ये एक बात और अच्छी तरह समझ लें, आसिम मुनीर हो, ज़िया-उल-हक हो, अयूब खान हो, मुशर्रफ हो, कोई भी हो, हमारा मुल्क एक मुल्क है ना। पाकिस्तान से अगर, पाकिस्तान की जंग अगर इंडिया से होगी तो उस जंग में जब जंग हो रही होगी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडिया का साथ देना चाहिए या फौज का साथ देना चाहिए? करना चाहिए ना। तो अयूब खान ने तो जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी, मौलाना मौदूदी कितने साल जेल में रहे थे, लेकिन जब 65 की जंग हुई तो मौलाना मौदूदी ने कहा कि इस वक्त हमारी लड़ाई एक तरफ, अभी तो हमें अपनी हुकूमत का साथ देना। बिल्कुल, अभी जंग हुई तो हम तो बोलते रहते ना फॉर्म 47 की, हमें तो कराची में मेयर नहीं बनने दिया ना इन लोगों ने, ये तो किसी और ने तो नहीं रोका, इन्हीं लोगों ने रोका है। तो उसके बावजूद हमने कहा कि भाई अब भारत से जंग है तो इस वक्त हम अपनी आर्म फोर्सेस और अपनी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। जब अफगानिस्तान में रूस ने अटैक किया तो 3 साल 2.5 साल तक तो अमेरिका नहीं आया था ना। हकायक को सही तरीके से पेश करना चाहिए। मैं इस पर बिल्कुल फर्म हूं कि उस वक्त अगर पाकिस्तान की स्टेट उस वक्त इसका रास्ता रूस का वहां नहीं रोकती तो वो रूस नहीं था जो आज है, बल्कि वो सोवियत यूनियन था और वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स था। अगर उसका रास्ता अफगानिस्तान में नहीं रुकता तो ये पाकिस्तान में गर्म पानियों के लिए आ रहा था ना। अब इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो, एक स्ट्रेटेजी थी, उस पर हमने साथ दिया। हमने कोई वजारत ली हो, हमने कोई पैसे पकड़े हों, हमने कोई अपने घरों को अच्छा कर लिया हो, अपनी गाड़ियां बढ़ा ली हो, अपने बच्चों को हमने कोई बहुत आगे बढ़ा दिया हो, तो फिर तो आप कहें ना कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो या रियासत, जो भी जिसको आप कह दें, वो सही चीज कर रही होगी और कौम के तनाजुर में जब चीजों को देखा जाएगा, सही होगी तो साथ देंगे, गलत होगी तो तनकीद करेंगे। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में हम किसी भी फर्द को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो आइन को पामाल करके कौम की जो पूरी राय है उसको पामाल करे। ये हमारा अच्छा, कुछ हम जैसे लोगों को लगता है कि जी कुछ कहते हैं ना कंट्राडिक्टरी, मुतजाद सिग्नल्स आते हैं जमात इस्लामी की तरफ से। अब इमरान खान का मौक़िफ़ है कि वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को अच्छा है, वो समझते हैं जी ये करप्ट हैं, उनके नज़दीक वो बात नहीं करते। अरे जमात इस्लामी भी बड़ी प्यूरिटन जमात है, आप लोग भी कहते हैं बड़े ईमानदार है और उस पर तो कोई शक नहीं कि आपकी उस पर स्कैंडल उस तरह की नहीं है, लेकिन साथ साथ आप लोग इंगेज भी करते हैं, आप लोग बैठ के बात भी करते हैं। लगता है कि आप सिस्टम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप जिस निज़ाम को आप करप्ट कहते हैं, मौक़िफ़ हो सकता है, जिस निज़ाम को आप करप्ट कहते हैं उसको आप गिरने भी नहीं दे रहे। नहीं, ये एक बात आप समझ, एक मैं तासुर की बात कर रहा हूं। हम क्या इंगेज करते हैं? हम तो ये कहते हैं फ़लस्तीन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लो। हमारा तो इंगेज करना हुकूमत से ये होता है। मैं गया था शहबाज शरीफ साहब के पास और मैं PTI के पास भी गया था, PTI नहीं आई, शहबाज शरीफ ने। बहरहाल अगर ऑल पार्टीज बुला ली तो बुलानी चाहिए थी कि नहीं बुलानी चाहिए? जाना चाहिए था मुझे या नहीं जाना चाहिए? बिजली का मसला हुआ तो हमने जब उनसे मुज़ाकरात किए तो उससे पहले धरना दिया है ना 14 दिन का, एहतिजाज किया है ना, सड़क पे बैठे हैं ना, घर पे तो नहीं बैठे हुए थे, और एग्रीमेंट किया ना उनसे और उनको इंगेज किया और उसके बाद जितने भी पैसे कम हुए करवाए, मजीद लड़ेंगे, मजीद बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह चलती है। लेकिन जब
बाजवा साहब की एक्सटेंशन करवानी हो तो पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक होते हैं। जब आर्मी की कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स बनानी हो तो नून लीग, पीटीआई और ये पीपल्स पार्टी एक होते हैं। शराब के ऊपर एक बात आई असेंबली में और उससे बचने की कोशिश करनी हो तो ये तीनों एक हो गए। ज़ैनब बिल आया, आपको कसूर में जो वाकया हुआ था बच्ची के साथ ज्यादती, हमने कहा कि चौक पे फांसी दो इनको, हमने बिल पेश किया, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई एक हो गए। 26वीं तरमीम पे मुज़ाकरात शुरू हो गए, उस पर कोई एतराज नहीं है। हम कह रहे थे मुज़ाकरात करोगे फंस जाओगे, लेकिन वो मुज़ाकरात करते रहे, लोग देने पर सब कायल हो गए। मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूं कि जिस पर ये सारी पार्टियां सेनेट के इलेक्शन में सब एक हो गए थे, आपस में मिलकर पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलकर जो हमारे बलोचिस्तान ने नहीं बताइए ना, जो हमारे सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट किसने बनाया था और ब्रीफ केस लेकर सिंध से कौन गया था वहां पर? डॉक्टर कयूम साहब के बारे में कहा जाता था ना कि जरदारी साहब ने उनको भेजा है। तो ये जो ब्रीफ केस वहां पर चल रहे थे और जरदारी साहब पूरी मैनेजमेंट कर रहे थे, तो पीटीआई तो उनके साथ मिलकर संजरानी साहब को उन्होंने सेनेट का चेयरमैन बनाया था। तो रिकॉर्ड को दुरुस्त होना चाहिए। हमारी तो बातचीत हुकूमत से होगी और हम किसी पार्टी के कहने पर यह बातचीत नहीं खत्म करेंगे, लेकिन अपनी जात के लिए नहीं होगी, पाकिस्तान में अवाम के इश्यूज पर होगी। अच्छा, आपने अभी तस्करा किया कि जी बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने धरना पिंडी में दिया और लग ये रहा था कि जमात इस्लामी इस मरतबा आपकी क़यादत में निकलेगी, कुछ नई तारीख रकम होगी। नहीं निकली थी, पहले तो ये बताएं। नहीं निकली, फिर उसके बाद एकदम धरना दिया, उसके बाद फिजल आउट हो गया। धरना दिया, उसके बाद एकदम फिजल आउट हुआ। फिजल आउट कैसे हुआ? सुने तो आपकी जो डिमांड्स थी उसमें ठीक है, बिजली की कमी वो जो था वो तो हमें पता है, धरना तो कमी नहीं। आपने उस पर भी बात की थी ना कि टैक्सेस के ऊपर बात की थी कि जी आम आदमी पे जो टैक्सेस है उसका बोझ कम किया जाएगा, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। अच्छा, वो जो फिर आपने कहा जी 45 डेज का तो आपने टाइम दिया था, वो तो हुकूमत को आपने रिगल आउट करने का मौका फराहम किया। और आईपीपीस के ऊपर तो आपको एस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही थी कि रिवीजन हो। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा उस पर किरदार है फौज का कि जिसने आईपीपीस के मसले पे बात नहीं करती तो पाकिस्तान के किसी फर्द को पता ही नहीं था कि आईपीपीस भला क्या है। आप तो के इलेक्ट्रिक से वाकिफ है ना, जिस पर हमने तहरीक चलाई थी, वो भी कहते हैं आपके किसी और के कहने पे चलाई थी? बता दीजिए भाई, जितने अवामी इशूज हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जमात इस्लामी के अलावा बात कौन करता है? लोग क्यों पे शक शुबा ये वाली तहरीक कहाँ हैं? असल में आपके पता नहीं अपने ही लोग होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कोई सर्वे आपके पास? मैं आपको बताता हूं। नहीं, अगर सर्वे हो तो बताइए। मैं ये देखिए, या तो इंतखाब होता है या पब्लिक ओपिनियन पोल्स, वर्ड ऑफ माउथ भी होता है। वर्ड ऑफ माउथ होता है साइंटिफिक सर्वे के जरिए, वो हमने करवाए अनबाइज्ड लोगों से। उसमें जमात इस्लामी ने बहुत इंप्रूव किया है। और किस तरह किया है कि जितने पाकिस्तान में बिजली के इश्यूज हैं, गैस का मसला है, जितने महंगाई का मसला, किसानों का मसला, पाकिस्तान के लोगों की एक बड़ी तादाद अब ये समझती है कि जमात इस्लामी नंबर 1 है कि जो सबसे ज्यादा इन इश्यूज पे बात करती है। तो भाई हम तो ये तो नहीं, हम जंग लड़ने तो नहीं गए थे ना, धरना देने गए थे यार। आप तो पॉलिटिकल चीजों को समझते हैं, हम कोई बंदूक लेके तो नहीं गए थे कि हम फतह कर लेंगे। हमारा एजेंडा एक था कि बिजली के बिल कम होने चाहिए और हमने उसके साथ साथ ये कहा था भी अपनी मराहत कम करें। अगर आप लोगों को अपने इनिशिएटिव था, किसी ने नहीं कहा था आपको? क्यों कहेगा कोई? क्यों कहेगा कोई? जमात इस्लामी को कुछ कहना होता तो मेयर दे देते ना, हम तो जीते हुए थे ना, हारे हुए थोड़ी थे। हम कोई किसी के सहारे पे तो नहीं आते। मेरी आप बताएं ना, यहाँ पर जो सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए तो उसमें जमात इस्लामी की जीती हुई सीटें क्यों नहीं दी गई हमें? तो जिसके बारे में आप ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाता है कि कोई दूसरी पार्टी उठ ही ना सके, इसलिए। अच्छा, लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है, अपनी शनाख्त के साथ खड़े हैं। हम किसी धोखे में अब नहीं आएंगे। हमने बहुत सितारे साइकिल निशान अगर आप कर लिया और सब ने एस्टेब्लिशमेंट से साजबाज कर ली, मिनिस्टर हो या मौलाना, सब एस्टेब्लिशमेंट के खाते में चले गए। हम वहीं के वहीं खड़े रहे।